बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 4 द सेल। सेल के बारे में आज हम सारी डिस्कशन जो है वो करेंगे कि सेल क्या है, कैसे सेल वजूद में आया, कौन कौन से लेवल से गुजरता हुआ सेल की फॉर्मेशन हुई। सेल को पढ़ने से पहले हम उस बायोलॉजी की उस ब्रांच के बारे में बात करेंगे जिसमें सेल की स्टडी की जाती है। उस ब्रांच को कहते हैं सेल बायोलॉजी। So what is a cell biology? Cell biology actually a branch of biology in which we study structure and cell structure and function of cell and cell organelle. It will be considered as a cell biology. दूसरी चीज़ इसमें हम डिस्कस करते हैं स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की स्टडी हम करेंगे इस चैप्टर के अंदर। जो सेल के बारे में हमने बात करनी है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेली। ये चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करनी है, ठीक है। सो व्हाट इज़ अ सेल? सेल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? सेल को एक्चुअल में हम डिफाइन करते हैं कि ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल, ठीक है। फंक्शन और स्ट्रक्चर की बेस पे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, या आप इसको डिफाइन कर सकते हैं अ स्पेसिफिक यूनिट ऑफ लाइफ which is formed by assembly of ऑर्गेनेली। कि बहुत से ऑर्गेनेली वो इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होकर तो एक स्पेसिफिक यूनिट बनाते हैं। उस यूनिट को हम कहते हैं कि ये सेल है, ठीक है। अब ये सेल कैसे बना, किस तरह से मार्वस वजूद में आया? तो आपने चैप्टर 1 के अंदर आपने पढ़ा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसमें था कि सेल किस तरह से मार्वस वजूद में आया। तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिएगा कि लेवल्स में सबसे पहले था सब एटॉमिक लेवल। इस लेवल के अंदर जो डिस्कशन थी उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये मिलकर नेक्स्ट लेवल बनाते हैं। इससे आगे आप देखें आपके पास आता है एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल में आपके पास बायो एलिमेंट्स आते हैं, तकरीबन 16 थे। अब ये बायो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उसके रिजल्ट में बनते हैं मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मॉलिक्यूल्स को हमने क्लासिफाइड किया था इनऑर्गेनिक, उसके साथ ऑर्गेनिक, फिर हमने इनको क्लासिफाइड किया माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। ये हमने डिफाइन इनको किया था। फिर मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से बना था ऑर्गेनेली। अब ये जो ऑर्गेनेली है इनकी असेंबली, यहाँ पे देखिएगा असेंबली, ये बहुत से ऑर्गेनेली मिलकर एक यूनिट बनाते हैं। उस यूनिट को फिर हम कहते हैं सेल। इस अंदाज में आपके पास सेल बना। नाउ कहाँ बना, कैसे बना? कि कभी सोचा कि ये सेल जो
मारूफ वजूद में आया जिससे सारी लाइफ आगे प्रोसीड किया है, तो ये कहाँ पे बन रहा है, किस जगह पे बना था, किस दौर में बना था, कैसे बना था, ठीक है, इट्स अ क्वेश्चन। तो अगर आप इसको देखें तो मैंने चैप्टर 1 में भी डिस्कस किया था एक बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी से क्या हुआ था कि पहले क्या था, ये ज़मीन और आसमान सारे के सारे क्या थे, एक ही जगह पे थे, इकट्ठे थे, ठीक है। उसके बाद एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, उस ब्लास्ट के रिजल्ट में ये सारी गैलेक्सीज और जितने भी स्टार्स हैं आपके पास, प्लैनेट हैं, ये सारे मॉडल्स वजूद में। उसके कई सालों बाद जाकर सेल को प्रोसीड किया गया। सेल ऐसे ही नहीं बना, एकदम से सेल मॉडल्स वजूद में नहीं आया। एवोल्यूशन के बारे में अगर आप देखें तो आप कह सकते हैं कि कई मिलियन साल लगे होंगे एक सेल को मॉडल्स वजूद में आने से। तो मैंने उस लेक्चर में डिस्कस, लेट्स सपोज कि ये सारा क्या है आपके पास, ये वो सारा गोला सा है, ठीक है, ये सारा ज़मीन आसमान सब इकट्ठे हैं, इसके राउंड बहुत से बादल जो है वो हैं। उसके बाद बिग बैंग थ्योरी जिसको कुरान पाक में भी बयान किया गया है, क्या होता है, इससे फिर क्या आता है, आसमान अलहदा हो जाते हैं, ठीक है, प्लैनेट सारे के सारे अलहदा हो जाते हैं, ठीक है। आप पूरा एक सोलर सिस्टम बना लें, निज़ाम शमसी, यहाँ सारे के सारे प्लैनेट अलहदा हो गए, ठीक है, ये सन, तो सारे के सारे क्या हो गए, अपने अलहदा हो चुके हैं। यहाँ फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, पहले ज़मीन बहुत ज़्यादा हॉट थी, उसको फिर क्या किया गया, आहिस्ता आहिस्ता कूल किया गया, बारिशें बरसाई गई, काफ़ी अरसे तक बारिशें होती रही, ज़मीन ठंडी होती रही। उस दौरान ये सारा प्रोसेस होता रहा, ठीक है, कि एलिमेंट्स में से कुछ को बायो एलिमेंट्स की फॉर्म में सेलेक्ट किया गया, फिर उससे मॉलिक्यूल्स बनाए गए, फिर उस मॉलिक्यूल के बाद जाकर ऑर्गेनेली बनाए गए, फिर उस ऑर्गेनेली को इकट्ठा किया गया, तो फिर जाकर एक सेल जो है वो मारूफ वजूद में आया। साइंटिस्ट ने जो सेल थ्योरी पेश की है वो सारी की सारी तो उसके बाद की है कि सेल जब बन चुका था तो फिर सेल थ्योरी यानी फिर ऑर्गेनिज्म बनाए गए। तो सेल का प्रोसेस सब सारे का सारा उसी दौरान चल रहा था जब ये सारी प्रोसीजर हो रहा था कि बहुत सी चीज़ें जो है वो बनाई जा रही थी। ओके, ऑर्गेनेली ये सारा जो सेल थ्योरी बयान किए गए ये सारी की सारी बाद में है। पहले जो लेवल है कि कायनात में सेल कैसे बना था, तो ये सारा आफ्टर द बिग बैंग थ्योरी ये सारा प्रोसीजर किया गया, तब ये सारे लेवल बने। ये जो आपके पास मॉलिक्यूलर लेवल है ना, प्रोटीन मॉलिक्यूल सबसे पहले बना था और ये खला में ऐसे ही फ्लोट कर रहा था, फिर इसको एक बबल में कन्वर्ट किया गया, उस बबल के अंदर फिर एक जेनेटिक मटेरियल जनरेट किया गया RNA। तो फिर वो बबल आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर ऑर्गेनेली डेवलप करवाए गए और ऑर्गेनेली डेवलप होते होते तो फिर आपके पास एक पूरा सेल बना। ठीक है, साइंस के पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है अबाउट अ लिविंग थिंग्स वो सेल है। ठीक है, वो सेल इन तमाम प्रोसेस से होते हुए बना। ठीक है, अब साइंटिस्ट ने फिर इसको कह दिया कि सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द लाइफ। लेकिन ये सेल बना कैसे, ये सारे लेवल कब आए, आफ्टर द बिग बैंग थ्योरी। उसके बाद ये सारे प्रोसीजर जो है वो होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो अब हम ये कहते हैं कि सेल जो है वो क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, और सेल क्या है, इट्स आल्सो अ फंक्शनल यूनिट। ठीक है, ऑफ लाइफ। इसी की बेस पे सेल थ्योरी जो है वो बयान की गई है। व्हाट इज अ सेल थ्योरी? ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सेल थ्योरी के साइलेंट फीचर। तो उसमें देखें एक तो कि सेल बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेकेंड अगर आप देखें तो ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, मे बी वन आर द मोर सेल। ऑल ऑर्गेनिज्म कह लें या लिविंग थिंग्स कह लें, आर
made up of one or more than one cell, one or more than one cell। ये एक्चुअल में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का कंसेप्ट जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें है कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि जो नया सेल आपके पास बना है वो कहाँ से आ रहा है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रहा है। ये चीज़ एवोल्यूशन की एक बात को बड़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है कि लाइफ बिगेन फ्रॉम अ सिंगल सेल, कि एक सेल था यूनिवर्स में, उससे जितनी भी लाइफ्स हैं वो सारी की सारी उसी से आई। ये उसको मजबूती फ्राहम करता है कि न्यू सेल्स विल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और जब प्री एग्जिस्टिंग सेल में आप जाते हैं तो सिंगल टाइप ऑफ सेल, और उसी से फिर सारी एवोल्यूशन होके एक नया सेल जो है वो नए से नए सेल आपके पास बनते हैं। इन अदर इसको आप रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं, और रिप्रोडक्शन के साथ साथ इसमें फिर क्या होता चला गया, एवोल्यूशन प्रोसीड होती गई, एवोल्यूशन जो है वो कंटिन्यूसली होती चलेगी। ठीक है, नाउ व्हाट इज आर द मेजर टाइप ऑफ सेल। एग्जिस्टिंग सेल के डिवीजन से आपके पास सारे नए सेल्स आते हैं, मतलब एक ही टाइप की लाइफ थी, उसी से फिर एवोल्यूशन हुई, रिप्रोडक्शन, देन एवोल्यूशन होती होती नए सेल जो है वो बनना स्टार्ट हो गए। अब इन सेल्स की टाइप की अगर आप बात करें, सेल टाइप, हमने सेल्स को मेजर 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया। नंबर 1 हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल, फिर हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, ये हम इसके अलावा अगर आप क्लासिफाइड करें, जो हमने मे बी आपने बच्चों ने पढ़ी हो, कि हम कहते हैं जी एनिमल सेल, प्लांट सेल। ठीक है, ये मेजर, उसके साथ फंगल, इस तरह की कुछ क्लासिफिकेशन भी आपने पहले कभी सुनी होगी। तो ये मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ सेल है। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अगर आप इसमें डिफरेंट देखना चाहें तो देखें, आपके पास जो होता है ना प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, इसमें आप देखें प्रो मीन होता है बिफोर, और कैरियोटिक ड्राइव क्या क्या, कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस से पहले से जो सेल था वो प्रोकैरियोटिक सेल था। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप देखें तो देयर इज नो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली, कोई मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली इसमें नहीं होता। देन इट्स अ सिंपल सेल, ये सिंपल सेल है, स्मॉल इन साइज है, और इसके ऑर्गेनेली अगर आप देखें तो इसमें राइबोसोम एग्जिस्ट करता है, लेकिन क्या है, स्मॉलर एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक राइबोसोम, कि जो यूकैरियोटिक का राइबोसोम है उससे ये छोटा होता है। ठीक है, और इसका एनर्जी प्रोसेस जो है वो सारे का सारा एनारोबिक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन ये करता है। देयर इज नो एरोबिक रेस्पिरेशन, व्हाई, बिकॉज देयर इज नो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली लाइक माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट, उसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगा एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके अलावा अगर आप देखें इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, तो इसमें बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ऐसे जानदार हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, अदर देन बैक्टीरिया, बाकी जितने भी हैं अदर देन बैक्टीरिया, वो सारे के सारे किससे बने होते हैं, यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल में कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देखें तो इनकी सेल वॉल, इट इज फॉर्म बाय पेप्टाइडोग्लाइकेन,
पेप्टाइड और ग्लाइकेन, इसे म्यूरिन भी कहते हैं। देन आप डिवीजन की अगर आप बात करें तो ये बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन के जरिए ये डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये सारी प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। देन आप देखिएगा यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल की अगर आप बात करें तो इसमें नंबर 1 मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली आर प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली आर प्रेजेंट। उसमें कौन कौन से आ जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियस, देन आप लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड देयर आर मैनी मोर, ठीक है। इसके अलावा इनका जो राइबोसोम है वो लार्जर होता है। किससे लार्जर होता है? यूकैरियोटिक का लार्जर होता है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। देन आप देखें इनके अंदर जो सेल वॉल है वो दो तरह से है, एक तो काइटिन और दूसरी सेलुलोज। फिर आप इसकी डिवीजन देखिएगा, डिवीजन के एतबार से ये डिवाइड होता है। नंबर 1 माइटोसिस, नंबर 2 देयर इज मे बी मियोसिस। इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मियोसिस से ये डिवाइड होता है। ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब यूकैरियोटिक सेल पर कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है यूकैरियोटिक में? तो मैंने पीछे बताया था अदर देन बैक्टीरिया, तो उसमें प्लांट्स, तमाम टाइप के एनिमल्स, उसके बाद फंजाई और देन प्रोटिस्टा, प्रोटिस्ट, किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म। उसमें एल्गी है, प्रोटोजोन है, उसके बाद फंगस लाइक प्रोटिस्ट। ये सारे के सारे आपके पास यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। यूकैरियोटिक सेल इज अ हाईली कम्प्लेक्स एज कंपेयर टू द प्रोकैरियोटिक सेल, और ये साइज में भी थोड़ा सा बड़ा होता है। फिर इसके अंदर जो एनर्जी का सोर्स है, जो प्रोसेस है, वो आपके पास एरोबिकली है। एनारोबिक भी फॉर्म कर लेता है, लेकिन एरोबिकली रेस्पिरेशन ये करेगा बिकॉज इट्स कंटेन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली, स्पेसिफिकली माइटोकॉन्ड्रिया विच इज़ द मेजर साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। ये सारी डिस्कशन थी अबाउट सेल एंड इट्स टाइप। इसके अलावा अगर आप देखें सेल कंपोनेंट, ये कंपोनेंट की जब हम बात करेंगे तो हमारा ज़्यादातर फोकस होगा अबाउट द यूकैरियोटिक सेल। सेल कंपोनेंट में सेल ऑर्गेनेली एंड अदर कंपोनेंट्स आते हैं। कंपोनेंट अगर आप देखें तो इसमें बेसिक कंपोनेंट न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। These are the major 3 component of a cell। इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो ऑर्गेनेली हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रियोल्स, प्लास्टिड्स, गोल्गी apparatus, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम। These are all the component of a cell। यानी कि ऑर्गेनेली में उसके ये सारे के सारे सेल्स आ जाते हैं, ठीक है बेटा। सो कल से हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अबाउट द कंपोनेंट ऑफ अ सेल 1 by 1। एक एक्सटर्नल कंपोनेंट हम पढ़ेंगे और कुछ इंटरनल कंपोनेंट, फिर उसके ऑर्गेनेली। एक्सटर्नल कंपोनेंट दैट मीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल, इंटरनल कंपोनेंट में साइटोप्लाज्म। उसके बाद हम डिटेल से ऑर्गेनेली को डिस्कस करेंगे। मैंने स्टार्टिंग में बताया था चूँकि ये आपके पास सेल बायोलॉजी है तो हमने क्या करना है, सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और उसके साथ साथ उसके ऑर्गेनेली का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो हमारे पूरे चैप्टर के अंदर जो डिस्कशन होगी वो यही होगी कि कौन सा ऑर्गेनेली क्या काम करता है और उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। नाउ इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप कमेंट्स पे जाएं, वहाँ पे आप टाइप करें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिलेगा। ओके बेटा, अस्सलाम वालेकुम।